राधे राधे साथियों, आज की क्लास में प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन बोले तो एम का जो मान है माई वह माइनस में, ठीक है, ये तो उस बीम की प्रकृति मतलब उस प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति है, क्या वास्तविक उल्टा होगा, क्या वास्तविक सीधा हो गया, आभासी सीधा हो गया, आभासी उल्टा। तो देखिए आभासी उल्टा कभी नहीं होता, आभासी सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक सीधा कभी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी क्या हो गया हम लोगों का, कट गया, ठीक है। बी और डी कट गया, बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए आवर्धन ऋणात्मक कब होगा, तो देखिए हम अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण मान चलिए यहाँ पर वस्तु रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है कि नहीं, उल्टा, कहीं बिल्कुल। इधर जब सभी दूरी क्या होती है प्लस में, इधर सब दूरी क्या होती है माइनस में, निशान। तो एम का मान क्या हो जाएगा भाई हमारा, एम का मान प्रतिबिंब जो आवर्धन होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, H2 बटे H1। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई इधर है क्योंकि इधर प्रतिबिंब है, और इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा। और देखिए वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई उधर है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है सर, तो माइनस, यानी इस स्थिति में क्या होगा, माइनस, यानी वास्तविक। वास्तविक है क्योंकि सर तो आगे बढ़े और नीचे बढ़े इसलिए उल्टा, यानी वास्तविक उल्टे हो जाएगी, इसका सही आंसर। आभासी सीधा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ में आ गया होगा। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है भाई 32 सेंटीमीटर। जो दर्पण दिया है कौन, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। हमें क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, ये बराबर जो सूत्र होता है R/2 होता है, यानी 32 बटे हम लिख देंगे 2, यानी कट के आ जाएगा हम लोग को 16 प्लस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल सही हो जाएगा। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण नहीं, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 4 नंबर प्रश्न है कि हवा में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए से। देखिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया, ये नहीं होगा। किलोमीटर प्रति सेकंड दिया, नहीं होगा। प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगी, इसमें केवल मात्रा का डिफरेंस है। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी। परावैगनिक भी नहीं, पराश्रव्य तरंग भी नहीं होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के जो सबसे आसान प्रश्न है, क्या एक नियम है, 2, 3, 4, तो सब कोई जानता है भाई 2 नियम में, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। 7 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को कहलाता है। तो देखिए गोलीय दर्पण 2 तरह के, उत्तल दर्पण और होता है, एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ये 2 दर्पण होते हैं, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, ठीक। इन दोनों रेखा के ये जो लाइनिंग है साथू, जो देखिए हम रेड लाइन से दिखाए रहते रहे, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको साथियों व्यास कहा जाता है, ठीक है। गोली द्वारा कहा जाता है, सॉरी द्वारा कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे 8 नंबर प्रश्न है भाई कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों की बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के इसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, समतल में नहीं, ठीक है। अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब देखिए समतल में साथियों बराबर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में क्या बनता है, छोटा बनता है, इसलिए साथियों बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अवतल में। 10 नंबर प्रश्न है भाई कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो फोकसांतर बोले तो एफ और वक्रता त्रिज्या बोले तो R/2 होता है, F बराबर R/2 हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो F बराबर R/2, देखिए ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, यहाँ पर बाटा वाला चिन्ह छूट गया है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है भाई कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, टकरा में। देखिए हम किसी भी वस्तु, मान चलिए कोई वस्तु है, यहाँ पर आप खड़े, इसको कब देखेंगे, जब यहाँ से देखिए प्रकाश आएगा, इस प्रकाश जो संतो इस वस्तु से टकराकर आपके आंखों तक पहुँचे, तभी आप वस्तु को देख पाते हैं, यानी क्या उस वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है
किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। किस दर्पण में साथियों वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो देखिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो भाई काल्पनिक बनता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है, ठीक है। इन दोनों दर्पणों में साथियों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं, इसलिए समतल और उत्तल इसके सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समतल दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 13 नंबर प्रश्न है भाई हमारा कि अवतल दर्पण में फोकस से चलती किरणें परिवर्तन के बाद क्या हो जाती है? देखिए मान चलिए कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण से फोकस मान चलिए एफ है फोकस, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। समानांतर तो प्रधान अक्ष का ये मुख्य अक्ष की क्या हो समानांतर, तो प्रधान अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। 14 नंबर प्रश्न है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्दे पर वही प्रतिबिंब उतारा जा सकता है जो वास्तविक हो, ठीक है, जो वास्तविक हो। और वह जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। 15 नंबर प्रश्न है भाई कि प्रकाश की ये किरणें किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए पर कोई प्रकाश की किरणें 60 डिग्री के कोण बनाते हुए क्या करती है साथियों? वो आवत है तो 60 डिग्री के कोण बनाते हुए क्या जाएगी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से, यानी 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है और वस्तु की अपेक्षा बराबर और सीधा बनता है। तो काल्पनिक चाहिए आभासी चाहिए, दोनों साथियों बात बराबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि यह किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, देखिए आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा कब बनता है और काल्पनिक भी चाहिए, तो जब उस वस्तु को हम साथियों फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों का साथियों यहाँ पर बनता है काल्पनिक बनता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, ठीक है। तो ध्रुव और फोमो के फोकस के बीच ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब किस वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो केवल अवतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण याद रखें, अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि उत्तल और समतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है भाई। 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, हमेशा सीधा, ठीक है, हमेशा सीधा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मार दी, उल्टा तो बन भी नहीं करता है। 20 नंबर प्रश्न है भाई कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आवर्धित मतलब होता है भाई बड़ा, ठीक है, आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। काल्पनिक, काल्पनिक मतलब क्या, जो काल्पनिक कटानों से बने, तो इस स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? पिछला ही प्रश्न है, फोकस के साथ वो अंदर रखा जाता है, फोकस के अंदर चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच, ये भी कह सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा? तो देखिए वही पहला नंबर ही प्रश्न है, इसका साथियों क्या होगा? प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उल्टा होगा वास्तविक हो, उल्टा वास्तविक, ये साथियों याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे देखिए भाई हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण मार दीजिएगा। देखिए लेंस दिया है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो सोलर कुकर में किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है सोलर कुकर में सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं जिससे खाना बन जाता है आसानी से। 24 नंबर प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह संतो क्या होता है? एक अवतल होता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से निकलेगी तो वो क्या करते चारों ओर छितरा देगा, ठीक है, चारों ओर छितरा देगा, इसलिए संतो अवतल दर्पण इसका सही होगा। अब देखिएगा 25 नंबर प्रश्न है भाई कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सोज, एकदम सोज, ठीक है। आगे बढ़िएगा 26 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है।
27 नंबर प्रश्न है भाई हमारे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा भाई सीधा होता है, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बातें याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h2/h1। बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। हम क्या जानते हैं कि साथियों समतल दर्पण में जितना वस्तु बड़ा रहता है उतना ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी साथियों ऊपर मान चलिए h वस्तु की लंबाई h है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई h है, तो वस्तु की लंबाई भी h ही होगी, क्योंकि जितना वस्तु की ऊंचाई रहेगी उतना ही प्रतिबिंब h से h कटे यानी 1 हो जाए, यानी 1 के बराबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न की सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो हमने क्या बताया? अवतल होता है भाई। 30 नंबर प्रश्न की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।